हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और आज जो लास्ट वीडियो थी वो थी हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उन्होंने जो कुछ भी एक्शन लिए थे दलितों के लिए वो सारा कुछ उनकी बुक्स के बारे में, समाचार पत्रों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो लास्ट टॉपिक था आपके BR अम्बेडकर और इसके बारे में हमने टोटल चर्चाएँ कर ली थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, संविधान की उद्देशिका, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे और लास्ट में इस वीडियो के अंत में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8 से 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उन्हीं क्वेश्चनों में से उन्हीं की जो थ्योरी पर आधारित आपको वहाँ पे मेन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा हम हमारे साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सेकंड ग्रेड एस्पायरेंट है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा आपका समय गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कुछ है इसमें वो सारी नोट्स में पढ़ेंगे हम। प्रस्तावना में, ये प्रस्तावना एक प्रकार से संविधान का आधार है, ये इसकी आत्मा है, मूल ढांचा है। तो देखिए, प्रस्तावना में संविधान के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख होता है। मतलब कि किसी भी संविधान की प्रस्तावना देखकर आप बता सकते हो कि इसकी गहराई कितनी है, ये जनहित के लिए कितना आपके कारगर है। तो वो होती है उसकी प्रस्तावना, वो उसकी थीम। आगे देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव तथा ऑस्ट्रेलिया व USA का संविधान है। ये देखिए, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाली बात है, साथ साथ में नोट करते जाना और अभी जो लास्ट में छोटा सा टेस्ट होगा इसी वीडियो में वहाँ पे काम आएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत क्या है? एक तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किया था शुरुआत में, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तब कब 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के सामने। एक तो वो इस उद्देशिका का स्रोत है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया व US का संविधान, उनसे भी कुछ भाग लिया गया है। तो मूल रूप से क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव इसका मूल आधार है। अब मैंने ये यहाँ पर लिखी है पूरी उद्देशिका प्रस्तावना क्या है, हम पढ़ लेते हैं। और अब नॉर्मली तो आपने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन आज हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम पढ़ेंगे। देखिएगा आप, ये कुछ इस प्रकार से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करवाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। तो देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पर, मतलब ये कह रहा है, अब वैसे आपने तो बहुत बार पढ़ी होगी, केवल ऐसे पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन छिपा हुआ, ये रहा ये क्वेश्चन। ये जो शब्द हैं 4, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, इनका जो क्रम है इसका अति महत्व है यहाँ पर, इनके क्रम का, इनके ऑर्डर का, कि हमारी प्रस्तावना में, उद्देशिका में प्रथम नंबर पर सबसे पहले कौन आता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरे नंबर पर समाजवादी। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकना, ये लो। तो इसका यहाँ पर बड़ा महत्व है, किसका? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। पहले नंबर पर आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 2 नंबर पर आपका समाजवादी, ये वापस आ गया, ओके। और तीसरे नंबर पर आएगा पंथ निरपेक्ष और 4 नंबर पर है ये वर्ड लोकतंत्रात्मक। तो ये आते हैं आपके एग्जाम में गणराज्य बनाने के लिए। अब यहाँ पर हो गया सारा कुछ, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब ये आएगा अखंडता, इसमें कब जुड़ा, प्रारंभ में था या नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, अब ये बंधुता वर्ड है, 4 वर्ड दे देंगे ऑप्शन में और बोलेंगे कौन सा वर्ड है जो उद्देशिका में नहीं है वो बताओ। तो आपको इसकी हर एक लाइन याद होनी चाहिए ढंग से। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसका अक्सर रट लो,
लेकिन आप जब मन में मनन करें तो आपको ये वर्ड मिलते जुलते याद आ जाने चाहिए। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प, ये देखो दृढ़ संकल्प भी है इसमें, होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 25 नवंबर 1949 ईस्वी, और यहाँ पे ये देखो दिया हुआ पूरा विक्रम संवत के अनुसार डेट को तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा प्रतीत करते हैं। देखिए आप इसको पढ़ लेना वीडियो में आराम से। मेरे यहाँ पर इसको पढ़ने का एक ही मतलब था कि इसमें जो वर्ड आ रहे हैं अलग अलग, उस पर आप गौर करना। आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये देखो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि कब हुआ था 1976 को, प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए, ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सीधा एग्जाम में छपने वाला सीधा का सीधा क्या कि मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था। अब मूल प्रस्तावना में ये तीनों ही नहीं थे, ठीक है, ये तीनों ही नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों ही मूल संविधान में नहीं थे। ये मूल प्रस्तावना में, ये बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें जोड़े गए। अब देखिए क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है, तो ये इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है ये। अब देखिए ये एक केस चला था इन री बेरूबारी 1960 में, के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, जैसे कि आप पढ़ते हो ना, ये सुप्रीम कोर्ट खुद ही टॉपिक पढ़ते हो या जो भी कुछ पढ़ते हो तो उसमें आता है गुप्तावाद और वो अलग अलग वाद आते हैं, मतलब कि वो केस चलाए गए थे और उसके बाद कुछ संशोधन हुआ था। तो इन री बेरूबारी 1960 के बाद में सुप्रीम कोर्ट HC मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उद्देश्य का संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो परंतु यह संविधान का अंग नहीं है। ये बात है 1960 की, हालांकि इसमें आगे और संशोधन होगा, लेकिन ये 1960 में, ये पहला पॉइंट। आगे क्या, तथापि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है वहां उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। ये बात बोली थी आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये इन री बेरूबारी केस के बाद। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट, अतः ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। लेकिन अब देखिए एक और केस आया, किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को उलटते हुए कहा, क्या कहा, उद्देश्य का संविधान का भाग है, और ये फाइनल था, मतलब कि आज की डेट में प्रेजेंट में क्या है, उद्देश्य का संविधान का एक भाग है। तो हो गई वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। पहले केस में संविधान ने बता दिया कि प्रेरणा स्रोत है, मात्र भाग नहीं है, लेकिन ये 1973 में ये बता रहे हैं कि उद्देशिका संविधान का भाग है। आगे देखिए, उद्देशिका में मूलभूत ढांचे के अलावा संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका में का जो मूलभूत ढांचा है उसके अलावा भाई संशोधन किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में, ठीक है। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और इसके अलावा संशोधन किया जा सकता है। सारे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संविधान के निर्वाचन है यहाँ पर, निर्वाचन नहीं है, हाँ। अब देखिए, संविधान के निर्वाचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। निर्वाचन मतलब एक प्रकार से कह सकते हो इसका आशय समझने में, इस प्रकार से इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपको पता ही है कि इसमें वो जो टर्म दे रखी है आपके धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, वो सारी, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बंधुत्व वगैरह, अखंडता, तो महत्व है इसका। आगे देखिए नंबर 4 पॉइंट, प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो ये भी आपके चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सीधे आपको याद रखने हैं, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। ये आएंगे सत्य और असत्य में और आपको सीधा टिक कर देना है देखते ही, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन देखोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चौथा तो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अब देखिए एक और केस, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, ये बात है 1967 की, में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने
उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। मैंने आपको बताया था संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा। किसने? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। ठीक है, किस केस में? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967। आगे देखिए, इसके एक एक जो इस टर्म है इस पर हम चर्चा करेंगे। वहाँ पर पहली टर्म है हम भारत के लोग। यहाँ पर क्या कहना चाहता है ये? संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। भारत में संसदीय प्रणाली है, हमारे सारे प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं, वही शासन करते हैं। तो इनडायरेक्टली शासन किसका हो गया भाई? जनता का ही हो गया। जनता ही चुनती है उनको, अपने मन पसंद चेहरों को, और वही शासन चलाते हैं। तो ये मतलब हुआ आपका इस हम भारत के लोग। आगे देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है, पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न है, खुद का प्रभुत्व है, खुद के लिए किसी भी क्षेत्र, चाहे वो आंतरिक क्षेत्र हो बाह्य क्षेत्र हो, निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है भारत खुद के लिए। आगे ये, और ये पहली टर्म है। दूसरी क्या है? समाजवादी। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है, नियंत्रण कम अधिक हो सकता है। ये कहना चाहता है समाजवादी जो व्यवस्था है इसमें उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है, नियंत्रण कम ज़्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन ये जो समाजवादी व्यवस्था है इसमें सरकारी नियंत्रण है। आप डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हो कि फाइनली ये जो समाजवाद पर भी भारत में सरकार का नियंत्रण है। ठीक है, आगे देखिए, देश के भौतिक साधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा। जितने भी भौतिक साधन हैं, ये नहीं है कि कोई उच्च वर्ग का है तो ज़्यादा इसका यूज़ लेगा, निम्न वर्ग का है तो वो यूज़ नहीं ले सकता इसका, ऐसा कुछ भी नहीं है। समानता के आधार पर उनका वितरण होगा तथा धन का संकेंद्रण केवल कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं रहेगा। ये आगे ना बात, ये नहीं है कि कोई बड़ा कोई राजघराना है तो सरकारी खजाने का वही उपयोग लेंगे और उनका महीना बांध दिया जाएगा कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनको दे दी जाएगी पर महीने, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका समान रूप से अधिकार है सभी चीज़ों पर। और ये है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। तो ये तो मोदी जी के भाषणों में आप सुनते होंगे, पंथ निरपेक्ष। और ये मैं मानता हूँ इसको आधार है ये बहुत ही ज़्यादा। अगर धर्म के आधार पर समानता नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। अभी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इसको तो लो कर लेना आप, ये आगे अभी क्वेश्चन में आएगा। राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये वहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा मैं बताऊँ आपको कि पंथ निरपेक्ष, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष इस वर्ड का क्या अर्थ है, फिर वो 4 लाइनें दे देगा। तो उसका अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये अर्थ है, और ना ही धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाएगा। यही तो हमारे भारत की सबसे बड़ी खासियत है, यानी सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है हमारा भारतीय संविधान। ऑल क्लियर। आगे हमारा आता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। जनता का शासन है डेमोक्रेसी, मतलब कि जनता का शासन। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। तो ये मैंने बात बता दी आपको पहले ही, और उसी को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। ये नहीं है कि वंशानुगत राजा का बेटा राजा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो जनता चुनेगी वही राजा होगा यहाँ पर। लिंकन के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो डाल लो माइंड वाली जेब में इसको। लिंकन का ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आ सकता है, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, लिंकन की है ये। और आगे गणराज्य, रिपब्लिक। आप इस टर्म का मतलब समझना, आज कई लोगों को नहीं पता होगा। गणराज्य का मतलब होता है भारत का राष्ट्राध्यक्ष, मतलब कि हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। अब ब्रिटेन वगैरह में क्या होता है, वही है, वंशानुगत प्रणाली चली आ रही है। वहाँ पे वो होते हैं प्रिंसेस और किंगर, तो किंग का फिर वो सन होगा, वही प्रिंसेस पहले, बाद में वो किंग बन जाएगा। ऐसा यहाँ पर हमारे कुछ नहीं है, हमारे तो निर्वाचित होगा राष्ट्रपति, और आपको पता ही है, तो उसको बोलते हैं गणराज्य। तो क्लियर है, उसे बोलते हैं गणराज्य, रिपब्लिक। मतलब कि उसका जो प्रमुख है वो आपके वंशानुगत नहीं होकर क्या होता है, निर्मित होता है, उसको बोलते हैं गणराज्य। क्लियर। अब देखो ये आ गए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं इनका अलग वीडियो बनाने वाला था, लेकिन ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं है तो मैंने इसी में डाल दिया। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, थोड़ा गंभीरता से इनको ध्यान में
हो सकता है इन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। पहला क्या है, निम्न शब्दों पर विचार करें। अभी आपको फील आएगी कि आपने पढ़ी तो है प्रस्तावना। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, ये सभी प्रस्तावना में थे? बिल्कुल थे। आंखों में आई चमक। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। अब ये बोल रहा प्रस्तावना पढ़ते हैं तो पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, तो बताइए। अब तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये रहा नंबर 1, मतलब कि तीसरा नंबर 1 पर आएगा। फिर क्या है, समाजवादी, ये रहा नंबर 2 पर आएगा पहला। फिर क्या है, फिर पंथ निरपेक्ष नंबर 3 पर ये आएगा। फिर क्या आता है, लोकतांत्रिक। ये इस प्रकार से होता है इनका क्रम, ठीक है। पहले नंबर पर प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि तीसरा, ये यहाँ पर आ रहा तीसरा। फिर देखो फिर क्या आता है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है ये समाजवादी, ये पहले नंबर वाला दूसरे नंबर पर। फिर क्या आता है, लोकतांत्रिक, ठीक है। तो सॉरी, बाद में आता है पंथ निरपेक्ष, मतलब ये चौथे नंबर वाला। और लास्ट में आता है लोकतांत्रिक शब्द। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब सोचो आप प्रस्तावना का क्या इंपॉर्टेंस और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक बार में ही पता चल गया होगा आपको कि किस प्रकार से ये है टर्म्स और क्यों आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से इनकी कुछ व्यवस्थाएं हैं और आपको जो टेंडेंसी है क्वेश्चनों की वो समझना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें किस प्रकार से पढ़ना है। कोई प्रस्तावना रटने बैठ जाए, पता होना चाहिए कि मैटर में से क्या पढ़ना है हमें। तो ये इनका क्रम ध्यान में रखना है। आगे चलिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। समाजवाद बिल्कुल जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया इसमें, सोचो आप ही बताओ। ग्राम स्वराज जोड़ा गया? नहीं जोड़ा गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये था या नहीं था? पहले आप वीडियो को रोकिएगा और इसको सही उत्तर दीजिएगा। और जिनको नहीं है कन्फर्म, चलते हैं हम इधर। ये रहे सारे के सारे, आराम से पढ़िए मज़े से। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इसमें जोड़ा गया। तो ठीक है, याद रखने लायक। अब मज़ा आ रहा है। तो ये रहा समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। अखंडता भी जोड़ा गया लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कितना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा एग्जाम में छपने लायक है या नहीं है? फील आ रही है? फील आ रही है लाइक कर दो जल्दी से। कथनों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? एक तो समाजवाद, एक पंथ निरपेक्षता और तीसरा भी जोड़ा गया था अखंडता, वो है नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक है। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, ये तो भाई गलती हो गई। पहले भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए इसमें ये करेक्ट होगा। मैंने आपको गणतंत्र का अभी 5 मिनट तक अर्थ समझाया था, मेरा मोटिव यही था। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसी को बोलते हैं गणतंत्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। ऑल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, उद्देशिका प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देश्य बना, मतलब कि अंतिम में यही उद्देशिका बना, एकदम राइट है। और ये हमने पढ़ लिया था शुरुआत में। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, पेंडिंग रखते हैं। नंबर 3, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। इसको भी हम, क्या पूछा है, कौन सा सही है? तो हमने पढ़ा था कि भाई कहीं ना कहीं इसमें संशोधन तो किया जा सकता है। और नंबर 4 क्या है? संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये भी ठीक है। मतलब कि फाइनली इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसमें क्या कथन सही नहीं है? जो तीसरा ऑप्शन है वो सही नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि हमें पता है कि इसमें इसके मूल ढांचे में नहीं, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सही है इसमें। नंबर 5 देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा
दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, किसके अंतर्गत की गई है वो हमें देखना है। मूल अधिकारों के अध्याय में, न्याय के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, और संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अधिकार में ये जो प्रस्तावना में जो आदर्श एवं उद्देश्य है इनकी विस्तृत व्याख्या की गई है। ऑल क्लियर, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा एग्जाम में आने लायक, हैप्पी हो जाओ थोड़े से। कि प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखिए, विचारों की स्वतंत्रता बिल्कुल है, कुछ भी विचार प्रस्तुत करो, कहाँ दिक्कत आ रही है? विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है, विश्वास की स्वतंत्रता ये भी है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। प्रस्तावना में इस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो मैंने आपको बताया था कि धर्मनिरपेक्ष जब आया था तो मैंने उस पर अंडरलाइन करके धर्मनिरपेक्ष पॉइंट की पहली लाइन थी, भारत में अनेक धर्म हैं, इस प्रकार का तो वहाँ नहीं था। भारतीयों को हालांकि ये बात सही है, भारत में अनेक धर्म हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव कौन व्यक्त करता है हमारा प्रस्तावना के संदर्भ में। और भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, बिल्कुल है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर, ये भी सही है, लेकिन ये जो है ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही धर्मनिरपेक्ष का मतलब है संविधान में, निरपेक्ष। ऑल क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये मतलब हुआ धर्मनिरपेक्ष का। समझे? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलो। कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था, मतलब बाद में जोड़ा गया? तो वापस बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। और 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है? एक तो समाजवाद जोड़ा गया, एक जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, और एक जोड़ा गई अखंडता। तो देखिए, बंधुत्व पहले ही था, संप्रभु पहले ही था, समानता पहले ही था, जबकि अखंडता बाद में जोड़ा गया। यहाँ पे है 1975 में भारतीय संविधान में प्रस्तावना में शामिल नहीं था, अखंडता नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। पता चल रहा है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और मज़ा भी आ रहा है। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, हमें भी मज़ा आ जाएगा। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कितना शानदार क्वेश्चन है। समाजवादी है, हमने पढ़ लिया था, प्रभुत्व संपन्न पहले नंबर पर ही है, पंथ निरपेक्ष है, ऑप्शन नंबर डी अगेन राइट, लोक कल्याण। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 10 क्वेश्चन देखकर आपके चेहरे पर आ जानी चाहिए बड़ी मुस्कान, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको भी वहाँ पर मज़ा आने वाला है निश्चित रूप से। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का कंटेंट तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। तो सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।